हेलो एंड वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्रेज के बारे में कि फ्रेज होता क्या है, कंसेप्ट उसके हमने पढ़े थे। हम लोग शुरुआत कर रहे थे लेटर से, लेटर के बाद वर्ड आ जाता है। ये पूरी कड़ी हम लोग समझ रहे थे कि इसके बाद जब सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाने के पहले तक की सारी कड़ियाँ क्या हैं, हम लोग उनको वन बाय वन जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी के बीच हम लोगों ने वर्ड्स के बारे में पढ़ा। वर्ड्स को हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहचानने की कोशिश भी किया एक एक्सरसाइज के द्वारा। उसके बाद हम बता रहे थे फ्रेज क्या होता है। तो उसी की अगली क्लास में हम लोग एंटर करते हुए आज आगे बढ़ेंगे। हमने कल बताया था ना कि फ्रेज जो होता है, इसके पिछली क्लास में हमने बताया था कि फ्रेज जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि एक कप कॉफ़ी, तो एक कप कॉफ़ी मैं बोलता हूँ अगर, तो इससे ये नहीं पता चलता है कि उस एक कप कॉफ़ी का क्या करना है ना। मैं बोल दिया कि दो पिज़्ज़ाज़ बोल दिया, तो मुझे 2 पिज़्ज़ाज़ से ये नहीं पता चला कि उस पिज़्ज़ा को खाना है, पैक करवा के घर ले जाना है, किसी और को देना है ना। तो ये मुझे नहीं पता चल पा रहा है। तो इसको, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन क्या इसका कोई अपना एक अलग से मतलब है? तो आंसर आता है कि नहीं सर, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका खुद में अपने आप में एक मतलब ना निकल के आ पाए, उसको हम लोग बोल देते थे फ्रेज। तो यहाँ पे हमने लिखा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये होता है, जो फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना। और ये सफिशिएंट नहीं होता है अपना मतलब बताने के लिए, है ना। जो फ्रेज होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि ये खुद से अपना मतलब बता पाए। और इसके पास ना तो खुद का सब्जेक्ट होता है और ना ही इसका एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो आज मैं वही बताना चाह रहा था कि फाइनाइट वर्ब होता क्या। हमने बता तो दिया कि फाइनाइट वर्ब, एक फ्रेज का फाइनाइट वर्ब नहीं होता है ना, लेकिन फाइनाइट वर्ब होता क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि किस वर्ब को फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। देखो, 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूँ, उस सेंटेंस को समझ करके फिर हम लोग जानेंगे कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। जैसे मैं बोलूँ कि ही It was boring. It was boring. ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिख दिया, It had been बोरिंग। यहाँ पे जो वॉज है एक वर्ब है और ये हैड बीन भी क्या है, एक वर्ब है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, दे लाइक डांसिंग, दे लाइक डांसिंग। आई लाइक्ड डांसिंग। फिर लिखा जाता है सेंटेंस, ही लाइक्स डांसिंग। दे विल लाइक डांसिंग। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, 1
2, 3 और 4। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस पे लिखा हुआ है, इस सेंटेंस पे लिखा हुआ है कि दे लाइक डांसिंग। ये जो डांसिंग वर्ड है यहाँ पे भी सेम है, डांसिंग यहाँ पे भी सेम है, डांसिंग यहाँ पे भी सेम है और डांसिंग यहाँ पे भी सेम है। इस चारों सेंटेंस में जो डांसिंग वर्ड है वो हर जगह सेम है, डांसिंग तो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ दे लाइक डांसिंग, दे प्लूरल है और ये लाइक के जो लाइक लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है ना, और ये प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आ जाता है। तो यहाँ पे दे लाइक डांसिंग, ये टेंस के हिसाब से हमने इसको यहाँ पे एस आई एस नहीं लगाएंगे, टेंस के हिसाब से हम इसको लाइक लिखेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए हमने एस या एस इसमें नहीं लगाया। और ये टेंस कौन सा बिलोंग करता है, टेंस अब पूछा जाए तो टेंस कौन सा है ये, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अगला सेंटेंस लिखा हुआ आई लाइक्ड डांसिंग, मुझे डांसिंग पसंद था। तो यहाँ पे ये जो वर्ब लिखा हुआ ये दिखा रहा है कि ये पास्ट टेंस है और यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो आई के बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया है। तो ये टेंस को दिखा रहा है कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रेजेंट होने के बाद भी डांसिंग का डांसिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे पास्ट हो गया, टेंस बदल गया, लेकिन तब भी ये डांसिंग ही लिखा हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी था वही है, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर दिया हमने, लेकिन बावजूद इसके सब्जेक्ट बदल गया, टेंस बदल गया। दोनों बदलने के बावजूद भी जो डांसिंग वर्ड है ना नहीं बदला। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही लाइक्स डांसिंग। अब यहाँ देखते हैं ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे देखो सिंगुलर वर्ब भी लगा हुआ है और ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है और ये सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गया। लेकिन सिंगुलर वर्ब होने के बावजूद भी क्या डांसिंग यहाँ पे चेंज हुआ है, तो डांसिंग चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर भी। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है दे विल लाइक डांसिंग। यहाँ पे अब ये टेंस कौन सा है, विल लगा हुआ है, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर ये फ्यूचर की बात कर रहा है। और यहाँ पे दे लगा है, ये प्लूरल है और हम जानते हैं कि दे के साथ आई और वी के साथ हम लोग लगाते हैं शैल, और दे या बाकी जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन, उन सारे के साथ क्या लगता है, विल लग जाता है। तो ये सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से हमने विल लगा दिया, विल लाइक लगा दिया। लेकिन क्या यहाँ पे डांसिंग बदला, डांसिंग तो कहीं पर नहीं बदल रहा है ना। यानी कि फाइनाइट वर्ब कौन से हैं, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जो चेंज नहीं हो रहे हैं सब्जेक्ट, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब कहलाते हैं जो सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से डिफाइन नहीं किए जाते, जो सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से उसको फिक्स नहीं किया जा सकता है ना, या सब्जेक्ट या टेंस उसका डिटरमाइनर नहीं होता है ना। और बाकी जितने भी वर्ब हैं देखो उनको डिटरमाइन करने वाला जो हमारा वर्ड है वो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, या तो उनको डिटरमिन करने वाला कौन सा चीज़ है, वो है हमारा टेंस। तो यहाँ पे टेंस के हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसलिए हमने लाइक लगा दिया, यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट था इसलिए हमने लाइक्ड लगा दिया। यहाँ पे प्रेजेंट का इंडेफिनिट है लेकिन सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए हमको लाइक्स लगाना पड़ा। यहाँ पे प्लूरल है और ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तब यहाँ पे हमने विल लाइक लगा दिया। यानी कि जो लाइक लिखा हुआ है ये लाइक, लाइक्ड, लाइक्स या विल लाइक, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, फाइनाइट वर्ब हो जाते हैं। कौन से वर्ब हो जाते हैं, फाइनाइट वर्ब। क्यों फाइनाइट वर्ब हो जाते हैं, क्योंकि फाइनाइट वर्ब को डिटरमाइन करने वाला या तो सब्जेक्ट होता है या तो टेंस होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सभी वर्ब है ना, ऐसे सभी वर्ब जिनको सब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से बदलते रहते हैं, जो सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से बदलते रहते हैं, ऐसे सारे वर्ब्स क्या कहलाते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। और ऐसे सारे वर्ब्स जो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, टेंस चाहे कोई भी हो, लेकिन उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, उनको उन सारे वर्ब्स को क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जब इसको हम एडवांस वर्ब पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये पढ़ा जाता है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, ये सारी चीज़ें किसकी पार्ट है, एडवांस वर्ब की पार्ट है। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब एक टर्म आया था तो मैंने उसको डिस्कस कर दिया है। तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज का ना तो कोई अपना खुद से मतलब निकल करके आता है, ना ही उसका एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। देखो अगर आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ये जो बेसिक हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अगर इनका फंक्शन आपको क्लियर है
तो फ्रेज को पहचानना आपके लिए चुटकियों का खेल है, क्योंकि अगर आपको इन सारे का फंक्शन पता है तो आप इनके बेसिस पे इनके फ्रेजेस के भी फंक्शन बता देंगे। इनका फंक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। जो इनके नाउन, अगर नाउन लिखा हुआ है तो नाउन फ्रेज का भी काम नाउन के बराबर ही होता है। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की जगह पे काम करने वाले जो भी वर्ड है वो प्रोनाउन की तरह ही काम करते हैं। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को हटा करके जो एडजेक्टिव के बराबर की चीज़ें हैं बिल्कुल एडजेक्टिव के तरह भी ही काम करेंगी। समझ आ रहा है ना? मतलब कि अगर किसी एक चीज़ को हटाते हो तो उसके बराबर की ही चीज़ रखनी है ना? इस थ्योरी को आप मान करके चलिए तो बिल्कुल ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी, हम लोगों ने फ्रेज के बारे में पढ़ा था, है ना? तो थोड़ा सा मैं फिर से क्विक रिकैप कर देता हूँ आगे का, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज जो बन जाता था हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ हम लोग अगर जोड़ लेते हैं एडजेक्टिव के साथ हम लोग एडजेक्टिव प्लस अगर नाउन कर दें तो बन जाता हमारा नाउन फ्रेज, है ना? तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे कि जैसे अगर एक हमने बताया था कि ही हैज़ गिवन मी 500 रुपीज़ नोट, है ना? ये तो नाउन हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। और आगे चलते हैं हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ। एडजेक्टिव फ्रेज, देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पर रहना चाहिए क्लॉज लिखा हुआ है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एडजेक्टिव फ्रेज है ये, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिखा था ना कि आई एम अ क्विक टेम्पर्ड बॉय, तो इस बॉय के बारे में जो मिल करके जो भी वर्ड विशेषता बताते हैं, देखो क्विक टेम्पर्ड ये क्या है? एडजेक्टिव है, और ये क्या है? टेम्पर्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और ये दोनों मिल करके क्विक टेम्पर्ड बॉय, ये दोनों मिल करके एक से ज़्यादा वर्ड है ना, एक से ज़्यादा वर्ड किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बॉय की तरफ ना, बॉय के नेचर की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। तो ये दोनों वर्ड आपस में मिल करके किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक वर्ड होता इशारा करने वाला नाउन की तरफ तो हम लोग उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड है तो वो बन गया फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं एक से ज़्यादा वर्ड्स, है ना? और चूंकि वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है फ्रेज, इसलिए उसको बोल देंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्या था हम लोगों का? यहाँ नाउन फ्रेज के बारे में हम लोगों ने बात किया था और एडजेक्टिव के बारे में। आज हम लोग देखते हैं दूसरा, इसके आगे चलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज अ वर्ब। देखो अब देखते हैं वर्बल फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज समझ में आ गया सबको? नाउन फ्रेज के बाद एडजेक्टिव फ्रेज भी बता दिया हमने। उसके बाद आता है वर्बल फ्रेज, ऐसा फ्रेज जो वर्ब का काम करे। ऐसे फ्रेज जो होते हैं, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज ए वर्ब, एक्टिंग एज ए वर्ब, जो वर्ब की तरह काम करे उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल फ्रेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ सेंटेंस लिखा हुआ, उसके मदद से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है गुन्नू, ये क्या है? सब्जेक्ट है। गुन्नू ऑपरेट्स द कंप्यूटर, गुन्नू कंप्यूटर चलाती है। अगले सेंटेंस में लिखा है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है? ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब। देखो चूंकि सिर्फ एक वर्ब, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड आया हुआ है वर्ब की जगह पे, इसलिए सिर्फ ये वर्ब कहलाएगा, वर्बल फ्रेज नहीं कहलाएगा। फ्रेज का मैंने बताया ना मतलब, फ्रेज का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं, दो भी वर्ड हो सकता है लेकिन दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक वर्ब है ना, और ये एक से ज़्यादा वर्ब तो है नहीं, तो जब एक से ज़्यादा वर्ब नहीं तो सिर्फ ये वर्ब कहा जाएगा, वर्बल फ्रेज नहीं कहा जाएगा। फ्रेज तब होगा जब एक से ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे, एक से ज़्यादा वर्ड्स का ग्रुप हो जाए, ठीक है? अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, गुन्नू हैज़ बीन ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर, हैज़ बीन ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। अब देखो ये क्या है? सब्जेक्ट है ना, ये गुन्नू जो वर्ड आया वो सब्जेक्ट है, गुन्नू एक लड़की का नाम है। और इसके बाद लिखा हुआ हैज़ बीन ऑपरेटिंग, तो देखो हैज़ बीन ऑपरेटिंग, ये तीन वर्ड्स आए हुए हैं, तो तीन वर्ड्स मिल करके किस चीज़ का काम कर रहे हैं? एक वर्ब का काम कर रहे हैं, ठीक है ना? इससे टेंस पता चल रहा है हमको, ये तो टेंस बता रहा है, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और ये क्या हमारा है? ये हमारा मेन वर्ब है। समझ आ रहा है सबको? तो ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हैं क्या काम कर रहे हैं?
ये पूरे के पूरे मिल करके एक फ्रेज को बना रहे हैं। और कैसा फ्रेज बना रहे हैं? तो सर ये वर्बल फ्रेज बना रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल देंगे वर्बल फ्रेज। ठीक है, गुन्नू एक कंप्यूटर चला रही है। फिर लिखा हुआ है गुन्नू विल हैव, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी, टाइपिंग एरर हो गया है। गुन्नू विल हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर, गुन्नू जो है कंप्यूटर चला चुकी होगी। अब यहाँ पे फिर से देखो गुन्नू क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ले करके विल हैव ऑपरेटेड, ये तीनों वर्ड मिल करके क्या बना रहे हैं? वर्बल फ्रेज बना रहे हैं। और ये वर्बल फ्रेज जो है ये जो तीन वर्ड हो गए, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? फ्रेज बोल देंगे। चूंकि ये वर्ब का काम कर रहे हैं इसलिए वर्बल फ्रेज कहला जाएंगे। ठीक है ना? तो गुन्नू हैज़ बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर, इसमें ये हैज़ बीन ऑपरेटिंग फ्रेज था, वर्बल फ्रेज था। और विल हैव ऑपरेटेड भी यहाँ पे क्या है? वर्बल फ्रेज है। लेकिन पहले वाले वर्ड में जो पहले वाले सेंटेंस के अंदर जो ऑपरेट वर्ड लिखा हुआ है, चूंकि ये सिंगल वर्ब है, सिंगल वर्ड आया हुआ है एज अ वर्ब, तो इसलिए हम इसको नहीं बोलेंगे कि ये क्या है? वर्ब है। ये सिर्फ क्या कहलाएगा? सिर्फ एक वर्ब कहलाएगा। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि नाउन फ्रेज क्या होते हैं और उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं। ठीक है, वर्बल फ्रेज भी समझ गए, वर्बल फ्रेज भी हम लोग समझ गए। अब देखते हैं एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होता है वो या तो एडवर्ब बेसिकली मोटे मोटे तौर पर एक वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा कोई भी वर्ड अगर सिंगल वर्ड है और वो वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो कहलाएगा एडवर्ब। लेकिन कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज़्यादा वर्ड मिल करके किसी वर्ब की तरफ अगर इशारा करते हैं, तब वो क्या कहलाएगा? तब वो वर्बल एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। चूंकि एडवर्ब रहता है तो सिर्फ एक वर्ड लिखा रहता, लेकिन पूरा फ्रेज है तो इसलिए एक से ज़्यादा वर्ड होंगे। और ये जो एडवर्बियल फ्रेज है किसकी तरफ इशारा करेगा? किसी वर्ब की तरफ इशारा करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ मोर देन वन वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो काम करते हैं किस तरीके से? वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट्स एज एन एडवर्ब। काम किस तरीके से करते हैं? एडवर्ब के तौर पे काम करते हैं, है ना? वर्किंग एज एन एडवर्ब, एक एडवर्ब की तरह काम करेंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको? एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे। लिखा हुआ मंजू मेट मी येस्टरडे, मंजू मुझसे कब मिली? कल मिली, पिछले दिन। येस्टरडे मतलब बीते हुए कल में। तो मंजू मेट मी, मंजू सब्जेक्ट हो गया, मेट वर्ब है, मी मतलब मुझे ऑब्जेक्ट है। येस्टरडे कब मिली, है ना? अगर इसका क्वेश्चन बनाओ तो क्या मतलब हो जाएगा? When did मंजू meet me, सॉरी when did मंजू meet me, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ना। तो when did मंजू meet me, मंजू मुझसे कब मिली? तो टाइम पूछा जा रहा है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी पूछा जा रहा है कि मिलने का जो समय था मंजू का कब था। तो ये जो येस्टरडे किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मिलने के टाइम की तरफ इशारा कर रहा है। समझ आ रहा है? तो ये जो येस्टरडे वर्ड है क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। और एडवर्ब भी कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये एक वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है। अगला सेंटेंस लिखा है दीपक मेट मी, दीपक मुझसे मिला लास्ट वीक। अब देखो यहाँ पे ये जो लास्ट वीक है बिल्कुल इसी तरीके से कब मिला? कब मिला? लास्ट वीक में मिला। तो लास्ट वीक, लास्ट एक वर्ड हो गया, वीक दूसरा वर्ड हो गया, ये दोनों मिल करके एक से ज़्यादा वर्ड हो गए। और एक से ज़्यादा वर्ड जैसे ही हम देखते हैं एक से ज़्यादा वर्ड लिखा है वो क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। और ये फ्रेज देखो कि किधर इशारा कर रहा है? वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है। तो चूंकि ये फ्रेज हो गया और वर्ब की तरफ इशारा करने वाला एडवर्ब, और चूंकि एक से ज़्यादा वर्ड इसलिए फ्रेज। तो ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। या लास्ट नाइट भी लिखा हुआ है तो भी क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज है। समझ आ गया होगा सबको? तो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो फ्रेजल वर्ब क्या होता है ना? फ्रेजल वर्ब से बड़ी तकलीफ होती है सबको। फ्रेजल वर्ब और वर्बल फ्रेज में कंफ्यूज मत होना। वर्बल फ्रेज वो फ्रेज होता है जब एक से ज़्यादा वर्ड मिल करके जब टेंस वाला हमने बात किया था कि हैज़ बीन, वॉज गोइंग, तो एक से ज़्यादा वर्ड आ जा रहे थे तो वो मिल करके क्या कहला रहे थे? वर्बल फ्रेज हो जाते थे। लेकिन जब मैं बोलता हूँ फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब का मतलब ऑल टुगेदर चेंज है ना? बहुत ध्यान से समझना। फ्रेजल वर्ब को वर्बल फ्रेज से कंफ्यूज मत कर लेना,
ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? एक पूरा का पूरा फ्रेज होगा जिसका एक फिक्स मतलब होगा, समझ आया? उसमें कोई फिक्स मतलब नहीं होता था, उसका जो टेंस है उसी के हिसाब से उसका मतलब निकल रहा है ना, वर्बल फ्रेज में। लेकिन जब फ्रेजल वर्ब की मैं बात करता हूँ तो जिस सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, जैसे यहाँ पे पुटअप लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस पुटअप का इस सेंटेंस के अंदर क्या मतलब हुआ है, इस सेंटेंस के अंदर इस पुटअप वर्ड का क्या मतलब है? एक से ज़्यादा वर्ड है ना, तो ये फ्रेज कहलाएगा, है ना, तो ये एक से ज़्यादा वर्ड है, फ्रेज कहलाएगा। लेकिन इस फ्रेज का फिक्स एक मतलब निकल के आता है, उस सेंटेंस के अंदर इसका अलग से एक मतलब निकल करके आता है, स्पेसिफिक मतलब होता है इसका। आप उसको अपने मन से कुछ भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। ऐसे वर्ड्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर डू यू पुट अप। वेयर मतलब कहाँ, डू यू पुट अप। अब इस पुट अप वर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? वेयर डू यू पुट अप, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लीव, इसका मतलब क्या है? वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू रिसाइड, तुम कहाँ रहते हो, ये मतलब है इसका। तो पहले वाले सेंटेंस से पुट अप का मतलब क्या हो गया? तुम रहते कहाँ हो। यहाँ पे आपका पता पूछ रहा है ना, पता, वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ना पता, ठिकाना, वो तुम्हारा ठिकाना पूछ रहा है, पता पूछ रहा है। तो वेयर डू यू पुट अप, तुम कहाँ रहते हो, ये इस सेंटेंस का मतलब था। तो इस सेंटेंस में ये जो पुट अप वर्ड आया है, ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। एक से ज़्यादा वर्ड है और ये फ्रेजल वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक मतलब है, ठीक है। अगला सेंटेंस लिखा है दे पुट अप अ नोटिस बोर्ड ऑन द, दे पुट अप अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। उन्होंने पुटअप कर दिया, चिपका दिया, उन्होंने चिपका दिया एक नोटिस को नोटिस बोर्ड पर। उन्होंने नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपका दिया, है ना, नोटिस चिपका दिया। तो यहाँ पे पुटअप का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को चस्पा कर देना, है ना, जिसको हम बोलते हैं चिपका देना, स्टिक कर देना, चस्पा कर देना, कर देना। तो यहाँ पे पुटअप का मतलब होता है किसी चीज़ को चिपकाना, और यहाँ पे पुटअप का मतलब क्या है? पता पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके एक दो सेंटेंसेस और देखते हैं हम लोग, तब समझ आएगा। देखो जैसे लिखा हुआ पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? अब सेंटेंस के हर सेंटेंस में उसका मतलब बदलता जाएगा। देखो पहले लिखा यू हैव पुट ऑन, यू हैव पुट ऑन क्लोथ्स, तुमने कपड़े पहन लिए हैं, ये मतलब इसका। यू हैव पुट ऑन क्लोथ्स, तो यहाँ पे पुट ऑन का मतलब क्लोथ के लिए आया हुआ है। जब क्लोथ के लिए यूज करेंगे पुट ऑन का मतलब, तब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहनना, है ना, टू वियर, वेयर करना, ठीक है। तो पहनने को बोलते हैं हम लोग पुट ऑन, और कपड़े उतारने को बोलते हैं पुट ऑफ, ठीक है। तो पुट ऑन मतलब कपड़े पहनना, पुट ऑफ का मतलब कपड़े उतारना। अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है यू हैव पुट ऑन, फिर से पुट ऑन आ गया। यू हैव पुट ऑन ए लॉट ऑफ वेट, वेट का मतलब वजन, भार। तुमने बहुत ज़्यादा भार गेन कर लिया है। इसका मतलब कि अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, यानी उसने बहुत सारे जो भार हैं या बहुत सारा जो मांस है उसके शरीर में उसने ओढ़ लिया है। ओढ़ लेने का मतलब क्या? पहन लेना। पहन लेने का मतलब क्या है? लिटरली पहन लेना मतलब तो नहीं है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट ऑन का मतलब क्या हो गया? अगर वेट के लिए लगा हुआ है पुट ऑन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ज़्यादा भार एक्वायर कर लेना अपने बॉडी में, ठीक है, वेट अपना बढ़ा लेना। तो यहाँ पे पुट ऑन का मतलब बदल गया। यहाँ पे पुट ऑन का मतलब पहनना था, दूसरी जगह पुट ऑन का मतलब कि वेट को गेन करना। अगला लिखा हुआ है वर्ब, अगला लिखा है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है कपड़े उतारना। जैसे पुट ऑन का मतलब कपड़े पहनना, तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? कपड़े उतारना। अगर क्लोथ के लिए आया तो कपड़े उतारना। आई पुट ऑफ माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े उतार दिया। आई पुट ऑफ माई क्लोथ्स। फिर लिखा हुआ है योर आंसर हैज़ पुट ऑफ मी। अब यहाँ पे पुट ऑफ का मतलब क्या है? तुम्हारे, कभी कभी पूछते ना, इतना सारा पढ़ाने लिखाने के बाद उसके बाद अगर एक छोटा सा सवाल पूछ दें हम कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो फिर सोचने लगते हो सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट। अब कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा? मुझे लगेगा कि तुमने मुझे इतना पढ़ाने के बावजूद भी तुम्हें अभी तक सब्जेक्ट नहीं पता है,
तो मेरा पढ़ाना लिखाना तुम्हारे लिए कोई मतलब कि तुम्हारे सर पे से चला गया, इसका मतलब यानी तुमने पढ़ा लिखा नहीं ठीक से। तो हम क्या बोलेंगे, मैं बिल्कुल तुम्हारे जवाब से डिसअपॉइंटेड हो गया। यानी योर आंसर, जो तुम्हारा जवाब है ना, सब्जेक्ट हम पूछ रहे हैं तो तुम किसी और चीज़ के बारे में बता रहे हो, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं तो ये बोलूँगा ना कि तुम्हारे जवाब ने, तुम्हारे आंसर ने, योर आंसर हैज़ पुट ऑफ मी, तुम्हारे जवाब ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, है ना, मैं डिसअपॉइंटेड हो गया। तो यहाँ पे पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, डिसअपॉइंटेड हो जाना। समझ आ रहा है? फिर आगे देखते हैं, इट टूक अ मंथ टू पुट आउट द फायर ऑफ अमेजन फॉरेस्ट। जो अमेजन करके जो एक फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, वहाँ का जो एक बार उसमें आग लग गई थी, तो उसको बुझाने के लिए बहुत सारा टाइम लग गया। तो उसे उस सेंटेंस को लिखा गया कि इट टूक, इसने 1 महीना ले लिया, पुट आउट मतलब बुझाना, पुट आउट का मतलब यहाँ पे क्या है, बुझाना, यानी आग को बुझाने की, जो अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर जो आग लग गई थी, उस आग को बुझाने के लिए 1 महीने का समय लग गया, है ना, इसने 1 महीने का समय ले लिया। तो यहाँ पे पुट ऑफ का, पुट आउट एक साथ लिखा हुआ, इस पुट आउट का मतलब क्या है, पुट आउट का मतलब लिखा हुआ है बुझाना। देखो पुट के साथ ऑफ लग गया तो कपड़े उतारना, पुट के साथ ऑन लग गया तो कपड़े पहनना, पुट के साथ ऑन लग गया अगर वेट के लिए तो गेन अक्वायर करना हो गया मतलब, और पुट के साथ आउट लग गया तो पुट आउट का मतलब क्या हो गया, आग को बुझाना। तो बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये जो हमारा, ये तो हमारा था वर्बल फ्रेज, है ना, ऊपर जो था हमारा वर्बल फ्रेज था, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। जो फ्रेजल वर्ब होता है एक सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड जो लिखे गए रहते हैं इनका एक स्पेसिफिक सेंस निकलता है। अगर जिस सेंटेंस में जिस तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर उसका अलग से सेंस निकलेगा। लेकिन अगर वर्बल फ्रेज की बात करें तो टेंस के हिसाब से यूज़ होता है। एक से ज़्यादा वर्ड जो यूज़ हो जाते हैं उनका कोई अपना एक स्पेसिफिक मतलब नहीं निकलता, है ना, कि ऐसा नहीं कि सेंटेंस में अलग अलग बदलोगे तो उसका मतलब बदलता जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल फ्रेज। तो फ्रेजल वर्ब एंड वर्बल फ्रेज के बीच में आप लोग कंफ्यूज मत होना। अच्छा, ये फ्रेज जो है आज ख़त्म हो गया। फ्रेज के जो बेसिक कंसेप्ट से जितने टाइप के हो सकते हैं फ्रेज हमने सारे को डिस्कस करने की कोशिश किया। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ और वर्ब के जो फ्रेजल वर्ब के टाइप होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा क्वेश्चन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वो रेलिवेंट नहीं है, इसलिए उसको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अगली क्लास में मैं ये कोशिश करूँगा कि एक क्लास में कम से कम मैं 20-25 एक्सरसाइज, 20-25 सेंटेंस लिख करके आपको ये अच्छे से फिर से एक बार बता दूं कि हाँ यहाँ पे कौन सा फ्रेज है। फ्रेज आइडेंटिफिकेशन का एक एक्सरसाइज हम लोग करने की कोशिश करेंगे अगले क्लास में। तो थैंक यू क्लास, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।